गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पिछले चैप्टर में हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में वो कैसे होता है और फ्लावरिंग प्लांट में हम क्यों स्टडी करते हैं वो देखना पड़ेगा। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम दूसरा नाम एंजियोस्पर्म्स भी देते हैं। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो प्लांट किंगडम में हाईएस्ट लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनको मोस्ट एडवांस माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसको हम फ्लावर कहते हैं। अब फ्लावर की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ शूट, कंडेंस शूट, इट इज अ कंडेंस शूट मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। ये एक शूट है कंडेंस्ड वाली, जो कि मॉडिफाई होती है रिप्रोडक्शन के लिए। हम कैसे कह दें कि ये एक शूट है? फ्लावर का स्ट्रक्चर तो अलग होता है, लेकिन फ्लावर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिनको होल्ड्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर सेपल की, उसके बाद अगली लेयर पेटल की, फिर अगली लेयर एंडोशियम की, और सबसे बीच में आती है गाइनेशियम की, अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो। और इसका मतलब ये कि किस चीज़ के मॉडिफिकेशन है? लीव्स के मॉडिफिकेशन है। स्टेम पे भी ऐसे ही होता है कि लीव्स अराइज होती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर मौजूद पॉइंट्स से, जिस उन पोजीशंस को हम कहते हैं नोड्स, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे अगर ये स्टेम है, यहाँ से लीव्स अराइज हो रही है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं इंटरनोड, और जहाँ से लीफ अराइज होती है उसको कहते हैं नोड। तो सपोज करो कि पहले वाली जो लीफ अराइज हुई वो थी सेपल, दूसरी वाली थी पेटल, इससे अगली थी एंडोशियम और फिर थी गाइनेशियम। लेकिन हुआ क्या कि ये एक तरह से कंडेंस हो गया। कंडेंस होने का मतलब है कि सारे इंटरनोडल लेंथ जो है वो गायब हो गई। तो इस तरह से हम फ्लावर को कंडेंस शूट मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखो, चैप्टर खोलो, पहला पेज जो है, पहले पेज पर ही जो टॉपिक है फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसमें एक फिगर दी है, फिगर 2.1। 2.1 फिगर में जो डायग्राम दिया है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का है। ये हम देख के आए हैं छोटी क्लासेस में, 10th क्लास में भी देखा है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिखा है इन्होंने। सबसे पहले दिखा है ओवरी, जहाँ पर फीमेल गैमीट्स डेवलप होते हैं, सेपल, पेटल, फिलामेंट, एंथर। फिलामेंट एंथर जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्टैमेन, और इसके बाद आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जो कि मिलकर बनाते हैं पिस्टिल या कार्पेट। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। Pre-fertilization, structure and events। पहले तो ये देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। गैमीट के फ्यूजन के से पहले जो होगा उसे कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। और उस समय गैमीट के फ्यूजन से पहले क्या होता है, गैमीट बनता है जिसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, और उसमें कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें इन्वॉल्व होने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे मेल के केस में वो होता है स्टेमेन, और फीमेल के केस में होता है ओवरी। इवेंट्स कौन से होते हैं? इवेंट्स होते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो पहले हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि देखो स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के नाम से दिखाए गए, पेज 21। अब स्टेमेन के स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या दिखाया कि एक तो होता है फिलामेंट, जो कि फ्लावर के बेस से या तो ओवरी से या फिर पेटल से जुड़ा रहता है, और इसका ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट इसको कहते हैं फिलामेंट। और ऊपर की तरफ मौजूद होता है इसमें एंथर। ये एंथर वो होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। अब एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। अगर
अगर साइड इसको साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा, और सामने से देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। और ये जो लोब्स होते हैं, ये वाले लोब, इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो बुक में लिखा हुआ है कि डाइथीकस होते हैं, यानी कि एक लोब के अंदर भी एक लाइन इस तरह से बनी रहती है जो कि इस लोब को दो सेक्शंस में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो एक लोब दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया इस लाइन की वजह से। ये और इस ये वाले जो सेक्शंस होते हैं इनको हम नाम देते हैं थीका। तो एक लोब में कितने थीका हो गए? दो थीका। ठीक है, इसीलिए से क्या कहते हैं? डाइथीकस। अब एक जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्टेमन, इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको एंथर कहते हैं। इसमें कितने लोब हैं? दो, एक और एक, दो लोब। और हर एक लोब में कितने थीका हैं? दो। इसका मतलब एक जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितने थीका पाए जाएंगे? चार, क्योंकि हर एक लोब में दो थीका है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम फिगर 2.2 में देखें, ए और बी में टिपिकल स्टेमन और 3D कट सेक्शन ऑफ एन एंथर दिखा है। तो अगर तुम ये वाली फिगर देखोगे तो इस फिगर में तुम्हें कितने सेक्शंस दिखाई देंगे? देखो 1 2 3 4, चार सेक्शंस हैं। ये चारों असल में चार थीका होते हैं, और ये वो थीका हैं जिनके अंदर डेवलप होते हैं मेल गैमीट्स। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ये थीका होते हैं इनको एक नाम और दिया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो यहाँ पर एक टर्म लिखी है बोल्ड में, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड हमने इससे पहले पढ़ा था फंगस के केस में। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, जिसके ऊपर या जिसके अंदर। और ये इसके लास्ट में ए आता है, इसका मतलब ये प्लूरल है। माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं। माइक्रो का मतलब छोटे, और स्पोर स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जिसके अंदर गैमीट होंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, तुमने ये पढ़ा है इससे पहले कि मेल गैमीट्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेल स्ट्रक्चर्स को। और मेगा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल स्ट्रक्चर्स को। अब देखो सबसे पहले पेज 21 पर जहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा है, इसके नीचे वाली लाइन देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक्स। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। इसीलिए जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो इनके अंदर क्या डेवलप होंगे? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ये वो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि मैच्योर होकर बनाएंगे पॉलन ग्रेन। और ये वही पॉलन ग्रेन है जो कि मैच्योर होने के बाद स्टेमन के एंथर से रिलीज होते हैं और स्टिग्मा के ऊपर जाकर सेटल होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं जिसको मैंने यहाँ गोल 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 बनाया, अब ये माइक्रोस्पोर्स कैसे जिस स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं उसे कहते हैं पॉलन सैक। यानी कि कुछ समय बाद ये माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं माइक्रोस्पोर। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखो, बुक में कहीं पर माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है, कहीं पर माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा है। डोंट गेट कंफ्यूज। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब प्लूरल होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब सिंगुलर होता है। यहाँ जो वो हमें स्ट्रक्चर बताएंगे वो एक का बताएंगे, वहाँ वो रेफर कर रहे थे बहुत सारों का। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अभी अभी हमने ये वाला डायग्राम देखा है जिसमें कि एक फिलामेंट है जिसके ऊपर दो लोब का ये एंथर लगा हुआ है और हर एक लोब में प्रेजेंट है दो थीका। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम इस तरह से सेक्शन काटें, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, तो इस सेक्शन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन।
देखो नेक्स्ट पेज पर, पेज 2.3, ये वाला जो डायग्राम है ए और बी, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या दिया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर। तो अगर हम ए वाला डायग्राम देखें तो हमें क्या दिख रहे हैं, देखो ये ए वाला डायग्राम, ये ए वाला डायग्राम, इस ए वाले डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 और 4, ये जो 4 इसमें स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये 4 स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू को। ये डायग्राम मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। बटरफ्लाई की शेप का होता है, यानी कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजिनस, यानी कि जो स्पोर को जनरेट करेगा उसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। यानी कि इस टिश्यू के अंदर मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, और वो माइक्रोस्पोर जो कि डेवलप होकर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन। अब ये वाला जो टिश्यू होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको एक नाम और देते हैं, इसमें मौजूद सेल्स को एक नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल का मतलब क्या होता है, ऐसे मदर सेल क्योंकि मदर चाइल्ड को जन्म देती है, तो उसी तरह से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर को जन्म देते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो प्लॉइडी होती है ये होती है 2M। अब ये प्लांट के सेल के ही पार्ट है, पेरेंट सेल के, तो ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। लेकिन जब इनमें मियोसिस होता है तो क्या होता है, 4 सेल्स जनरेट होंगे, और वो चारों सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड। इन चारों हैप्लॉइड सेल्स को नाम देंगे माइक्रोस्पोर्स, और इस प्रोसेस का नाम है मियोसिस। और इसमें जनरेट क्या हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, तो इसीलिए इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। माइक्रोस्पोर का जेनरेशन यानी फॉर्मेशन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो वापस से इस डायग्राम में आते हैं। इस डायग्राम में तुम देखो कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर स्पोरोजिनस यहाँ पर खत्म हुआ, इसके बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने जिसको नाम दिया है एपिटम। एपिटम नाम का जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो सेल्स होते हैं बाइन्यूक्लिएट। बाइन्यूक्लिएट सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिटम टिश्यू, और इस एपिटम का फंक्शन होता है इस स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देना। ये देता है न्यूट्रिशन। क्योंकि जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए। इसके बाद तुम देखोगे इसके बाहर एक लेयर बनी है जिसका नाम है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, एंडोथीसियम के बाहर प्रेजेंट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट है कनेक्टिव। देखो कनेक्टिव वो जोन होती है जहां से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम एंथर कहते हैं वो जुड़ा रहता है किससे, फिलामेंट से। तो यानी कि फिलामेंट की स्ट्रक्चर से जो उसका पॉइंट है जॉइनिंग का वो ये है। इसके अलावा एपिडर्मिस और एंडोथीसियम इनका प्रोटेक्टिव लेयर्स होती, प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और साथ में जो मिडिल लेयर्स बनाई है इस बुक में भी दिखाई है, मिडिल लेयर्स का फंक्शन भी प्रोटेक्टिव है। तो एक बार फिर से देखते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका फंक्शन है प्रोटेक्टिव। स्पोरोजिनस का फंक्शन है कि वो स्पोर्स जनरेट करते हैं, और एपिटम का फंक्शन है कि वो न्यूट्रिशन देता है। इसको न्यूट्रिशन देता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को या स्पोरोजिनस टिश्यू को। अब देखो इसमें क्या, फिर से एक बार देखा है, पेज नंबर
देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ लिखा है पेज नंबर 21 में, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा है कि इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड द टेपिटम. द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन. डेहिसेंस का मतलब होता है कि एंथर का टूटना और पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करना. इसके बाद इन्होंने कुछ लाइंस के बाद एक दिया है, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and hence generally have more than one nucleus. एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होना और डेंस साइटोप्लाज्म होना, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड उन्होंने स्टोर किया है, वो न्यूट्रिशन देने के लिए बने हैं. कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? वो बाइन्यूक्लिएट इस तरह से हुए थे कि डिवाइड तो हुए, लेकिन उसके बाद यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. इस तरह से वो बाइन्यूक्लिएट बन गए. When the anther is a young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. और sporogenous tissue microsporangium के ठीक बीचों बीच है, वो हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. अब बढ़ते हैं आगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है. देखो इन्होंने पहली लाइन में लिखा है cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form the microspore tetrad. अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि स्पोरोजेनस टिश्यू ने डिवाइड होकर क्या बनाया, मियोसिस से 4 सेल्स बनाए जिसको हम टेट्राड भी कहते हैं. तो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड. तो इनकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड ऐसा. अब हम बढ़ते हैं आगे पेज 22. As each of the sporogenous tissue is capable of giving rise, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि इन सेल्स को हम नाम देते हैं पॉलन मदर सेल और प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. और ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं यही आगे चल के डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन के रूप में. ठीक है. अब पॉलन ग्रेन जो होता है ये इसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन दिया है. पॉलन ग्रेन हर स्पीशीज के जो हैं वो उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. और पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको एक नाम और देते हैं मेल गैमीटोफाइट. मेल गैमीटोफाइट. पहले तो मैं इस वर्ड का मतलब बताता हूँ. गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है. फाइट मीन्स होता है प्लांट या प्लांट पार्ट. प्लांट और प्लांट पार्ट, और गैमीटो से आया है गैमीट. ठीक है. प्लांट या प्लांट का वो पार्ट जो कि गैमीट को कैरी करता है या जिस पर गैमीट प्रेजेंट होता है उसको गैमीटोफाइट कहते हैं. ये मेल गैमीटोफाइट है. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमीटोफाइट्स और इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस एंड, तो यानी कि एक ऐसा होता है एकदम जैसे टेल्कम पाउडर या फिर कोई डस्टिंग पाउडर होता है, तो उसकी तरह ये अपीयरेंस देते हैं. येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स. ठीक है. आगे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि इसको अगर हम एक ग्लास स्लाइड पर लेंगे और उसमें एक वाटर या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालेंगे और फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे कुछ मिनट्स के बाद, तो हमें पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलती हुई दिख सकती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है. देखो फिगर 2.4 देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि कई सारे अलग अलग स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स की शेप्स को कंपेयर किया है. यानी कि जब इनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये किस तरह से दिखते हैं, अलग अलग शेप्स, पैटर्न्स एंड कलर्स के दिखते हैं. अब आगे इसका फिर स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. पॉलन ग्रेन्स जब रिलीज होते हैं तब इनके बाद इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. पॉलन ग्रेन के 2 स्ट्रक्चर हैं. बाहर वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्साइन और अंदर वाले स्ट्रक्चर को नाम देते हैं इंटाइन. एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की और इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पैक्सिन की. सेलुलोज एंड पैक्सिन. देखो तुम ये
जानते हो कि प्लांट्स में सेलुलोज और पैक्टिन जो है ये एक कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स है, यानी कि इनसे सेल वॉल बनी होती है। और स्पोरोपोलिन ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंजाइम को बनाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि इतना टफ होता है कि कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो पॉलन ग्रेन है ये नेचर में सरवाइव कर सकते हैं बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन तक, जिसको हम कहते हैं इनकी वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है सरवाइव करने की क्षमता या सरवाइव करने का समय, और वो कितना समय होगा या कितनी क्षमता होगी इस पर वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिफर करता है। जैसे किसी का कुछ दिन ही होता है, किसी का कुछ घंटे ही होता है और किसी का महीनों होता है। यानी कि महीनों भी वो अगर एयर में सस्पेंड रहेंगे तो वो जीवित रहेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो कुछ घंटों के अंदर ही बेकार हो जाते हैं। अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये तो एक सेल है और इस सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये असल में क्या चीज है, ये एक माइक्रोस्पोर है जो डेवलप हो गया इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोर भी प्रेजेंट होता है। पोर कहीं भी हो सकता है, मैं यहाँ बना रहा हूँ समझाने के लिए। इस पोर को क्या कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता उस पोर को नाम देते हैं जर्म पोर। देखो तुम्हारी बुक में यहाँ पर जर्म पोर लिखा हुआ है। जर्म पोर का फंक्शन ये होता है कि गैसियस एक्सचेंज यहाँ से होता है, क्योंकि अंदर जो लिविंग सेल है उसको क्या चाहिए, गैसेस भी चाहिए जैसे ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ से पॉलन ट्यूब भी रिलीज होती है जब ये जर्मिनेट होती है। तो ये इस जर्म पोर के डुअल फंक्शन है, ठीक है। अब देखो कुछ देर के बाद कुछ लाइंस के बाद इन्होंने क्या लिखा है, व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइम शुड बी हार्ड। एक क्वेश्चन पूछा है इटैलिक्स में। एग्जाइम को हार्ड इसीलिए होना चाहिए ताकि वो नेचर में रिलीज होने के बाद ज़्यादा समय तक एडवर्स कंडीशंस को झेल सके और सरवाइव कर सके, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर की दो फंक्शंस है, वो मैंने बताई दिए कि यहाँ से एक तो पॉलन ट्यूब जनरेट होती है और दूसरा यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके बाद इनर वॉल ऑफ द पॉलन इज इंटाइन, इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। अब ये डेवलप होकर बनाएगा एक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होंगे 2 सेल। एक सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव और दूसरे को कहते हैं जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल और दूसरे को कहते हैं जेनरेटिव सेल। ये चीज फिगर 2.5 में भी दिखाई है कि एक सेल डिवाइड होकर क्या बना रहा है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसमें तुमने ऊपर ये देखा होगा कि एक साइड वैक्यूल बना हुआ है और नीचे लिखा है एसिमेट्रिक स्पिंडल। एसिमेट्रिक स्पिंडल का मतलब है कि सारे के सारे जो स्पिंडल उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि क्रोमोसोम को पुल करती है सेल डिवीजन के समय अपोजिट पोल्स पे। तो अगर सारे क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड ना हो एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से, तो एक सेल में तो रह जाएगा न्यूक्लियस और दूसरे में रह जाएगा साइटोप्लाज्म। ये अनइक्वल डिवीजन हमें यहाँ पर दिख रहा है। वेजिटेटिव सेल बड़ा है और जनरेटिव सेल छोटा है, ठीक है। अब देखो इसमें एक लाइन आगे ये लिखी है, in over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at 2 cell stage. In remaining species, generative cell divides mitotically to give rise to 2 male gametes. यानी कि ज़्यादातर जो है 60% स्पीशीज है उसमें इसी रूप में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। एक सेल ये वेजिटेटिव, एक सेल ये जनरेटिव। लेकिन बाकी की स्पीशीज में क्या होता है कि जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर पॉलन ग्रेन के अंदर फिर प्रेजेंट होगा एक वेजिटेटिव सेल, इसके अलावा प्रेजेंट होंगे 2 मेल गैमीट, 2 मेल न्यूक्लियाई, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, मेल न्यूक्लियस 1 और मेल न्यूक्लियस 2। मेल न्यूक्लियस 1 और मेल न्यूक्लियस 2, ठीक है। और जैसा कि तुम जानते हो डबल फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। एक फर्टिलाइजेशन करेगा फर्स्ट और दूसरा फर्टिलाइजेशन करेगा सेकेंड।
एक की वजह से बनेगा जाइगोट और दूसरे की वजह से बनेगा एंडोस्पर्म। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज 23 पर जो बॉटम में पैरा है, यहाँ पर इन्होंने एक बात और बताई है कि पॉलन ग्रेन्स एयर में ज़्यादातर स्पीशीज के सस्पेंड होते हैं और इस वजह से वो कई बार कॉज कर सकते हैं एलर्जी। इस वजह से पॉलन ग्रेन को नाम देते हैं एलर्जेन। क्या होती है एलर्जी? एक वायलेंट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का जिसमें कि बहुत तेजी से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और कफिंग, स्नीजिंग, रेडनेस, इचिंग या फीवर जैसे सिम्टम दिखाती है, उसको एलर्जी कहते हैं। और ये अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से हो सकती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। अगर किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो इस केस में पॉलन ग्रेन क्या है? एलर्जेन। जो चीज़ एलर्जी कॉज करे उसे एलर्जेन कहते हैं और फिनोमेना का नाम एलर्जी है। ठीक है, कई लोगों को फ्लावर से, कई लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है। तो यहाँ तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो जो लोग एलर्जिक होते हैं उनको ये वाले डिजीज भी हो सकते हैं। तो इन्होंने एक कैरेट ग्रास यानी कि पार्थिनियम नाम के प्लांट का एग्जाम्पल दिया है जो कि बहुत कॉमनली उगती रहती है घास के मैदानों में। एक वीड है, गाजर घास जिसे कहते हैं, यानी कि पार्थिनियम। तो ये इसके बारे में लिखा है दैट केम टू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड वीट, क्योंकि पहले इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, बाहर से वीट इंपोर्ट करता था। तो उसके साथ साथ ही कैरेट ग्रास इंडिया में आई और बहुत तेजी से सारे में फैल गई। एंड नाउ इट हैज बिकम यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉजेज पॉलर एलर्जी। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, सारे में फैल गई और कितना भी रोको, कितना भी उखाड़ो, कितना भी नष्ट करो, वो नष्ट नहीं होती, ऐसा वीट बन गई। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे पेज 24। अब देखो पॉलन ग्रेन की इन्होंने कुछ फीचर्स बताई कि पॉलन ग्रेन्स इतने न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं कि अब वो फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी काम आने लगे। जैसे फिगर 2.6 में इन्होंने कुछ पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में दिया है। तो इसको टैबलेट्स और सिरप्स के रूप में भी लोग लेते हैं ताकि, और रेस हॉर्सेस को खिलाएंगे, एथलीट्स यूज़ करेंगे ताकि अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकें। तो बी पॉलन काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, जैसे कि लोग शहद लेते हैं उसी तरह से बी पॉलन भी है। क्या होता है बी पॉलन? बी पॉलन का मतलब है वो पॉलन ग्रेन्स जिनको कि हनी बी ने कलेक्ट किया है। अच्छा देखो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इस टॉपिक का, इसमें इन्होंने क्या दिया है कि पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी अलग अलग टाइम की होती है। कुछ स्पीशीज़ की आवर्स में होती है, यानी कुछ घंटों तक ही शेड होने के बाद वो पॉलन ग्रेन इस लायक रहेंगे कि वो जर्मिनेट हो सकें स्टिग्मा पर, उसे वाइबिलिटी कहते हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होते हैं जिनकी महीनों रहते हैं वाइबल। देखो कुछ फैमिली का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इन सम, इसके बीच वाली लाइन देखो इस पैराग्राफ की, इन सम स्पीशीज ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी, इनको अंडरलाइन कर लो, दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने लास्ट वाली लाइंस में दिया है कि पॉलन ग्रेन्स को सीड्स की तरह स्टोर भी किया जा सकता है। स्टोर करने का मतलब ये है कि उनको लंबे समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस से। जैसे तुमने सुना होगा कि स्पर्म्स को, एग्स को या फिर सीड्स को स्टोर करते हैं आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसी तरह से पॉलन के भी बैंक्स होते हैं, पॉलन्स को भी स्टोर किया जा सकता है। तो आज का ये जो टॉपिक था ये था मेल गेमीट्स के बारे में, मेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कल को हम पढ़ेंगे फीमेल स्ट्रक्चर्स और फीमेल गेमीट्स के बारे में। थैंक यू।